डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ग्रामर में टेंस का अध्ययन कराएंगे। तो टेंस आपने पढ़ा भी होगा। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल। तो टेंस किसके होते हैं? कुछ लोग कहते हैं सेंटेंस के होते हैं, सेंटेंस के नहीं होते। प्रत्येक क्रिया के 3 काल होते हैं। हमने जो वर्ब्स पढ़ी हैं, जो क्रियाएं पढ़ी हैं, उन क्रियाओं के 3 काल होते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के 3 काल होते हैं। पहला फर्स्ट जो है आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, भूतकाल। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? कौन से वाक्य, कौन से कार्य वाले वाक्य आप वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे? जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं, जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं, ऐसे सभी कार्य वाले वाक्य हम वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह घर जा रही है, हमने चाय पी ली है। अगला काल देखते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। आप जानते हैं भूत किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि उस पेड़ पर कोई भूत रहता है। तो भूत कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता, जो बीत चुका है उसे ही आप भूत कहते हो। यहाँ पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल, यानी बीते हुए समय में जो कार्य आपने किया था। बीते हुए समय में जो भी कार्य आपने किया था, ऐसे कार्य वाले सभी वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, वह घर जा रहा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये सभी वाक्य हमें बताते हैं कि इनका कार्य बीते हुए समय में हुआ था, काल में हुआ था, इसलिए इनको हम भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ऐसे कार्य न तो हमने भूतकाल में किया, न वर्तमान में करते हैं, केवल हम उनकी योजना बनाते हैं। तो जिन कार्यों को भविष्य में करने की हम योजना बनाते हैं, ऐसे सभी वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। वे कार्य जिनको न तो मैंने भूतकाल में किया, न वर्तमान में करते हैं, केवल उनकी योजना बना रहे हैं, ऐसे सभी कार्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब हमने जान लिया कि टेंस हमारे 3 होते हैं। अब टेंस के कितने भाग होते हैं? तो प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक काल के 4 भाग होते हैं। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो अथवा फ्यूचर हो, सभी में 4-4 काइंड्स होती हैं, 4-4 भाग होते हैं। पहला कहलाता है इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल। दूसरा कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में अपूर्ण काल कहते हैं। तीसरा है आपका परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में पूर्ण काल कहते हैं। और चौथा है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम पूर्ण काल कहते हैं। अब आते हैं इंडेफिनिट टेंस पे। इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है कि कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं बताता। इसमें कार्य की अनिश्चितता होती है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल कहते हैं। कंटीन्यूअस टेंस, इसे अपूर्ण काल कहा जाता है। अपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है कार्य पूरा होगा
अथवा नहीं होगा, इस बारे में कोई जानकारी हमें इस काल में नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको अपूर्ण काल कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो पता नहीं पूरी पुस्तक पढ़ेंगे अथवा अधूरी 1-2 पन्ने पढ़ के बंद कर देंगे। तो ये कंटीन्यूअस टेंस है, अपूर्ण काल। अब हम बात करते हैं अगले टेंस की, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। देखिए ये टेंस ऐसा होता है, इसमें हमें कार्य की पूर्णता की निश्चितता होती है। कार्य पूरा हो चुका है, इस टेंस के वाक्यों को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है। जैसे वह चाय पी चुकी है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वे भोजन कर चुके होंगे। तो अगर इन वाक्यों को देखें तो इनमें कार्य की पूर्णता का आभास होता है, इसलिए हम इसे परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल कहते हैं। अगला टेंस है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटीन्यूअस अपूर्ण, दोनों को हमने संधि कर दिया तो हो गया पूर्ण अपूर्ण काल। यानी कार्य शुरू हो चुका होता है। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन कार्य पूरा होगा इसकी निश्चितता नहीं होती, परंतु इनमें समय दिया होता है। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वे 2 घंटे से खेल रहे थे, वे प्रातःकाल से नदी में नहा रहे होंगे। तो आप देखें इन सभी में कार्य का प्रारंभ हो चुका है और कार्य के प्रारंभ के साथ साथ उसका समय भी दिया हुआ है। तो ये आपके टेंस हैं। इसके बाद अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्यों में कर्ता पहले होता है, उसके बाद कर्म होता है और अंत में क्रियादि होती है। अंग्रेजी में थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है उसको रखा जाता है। इसके लिए आप एक दोहा याद कर लीजिए, पहले कर्ता राखिए पुनः क्रिया फिर कर्म, अंग्रेजी अनुवाद का यही जानिए मर्म। तो ये टेंस के बारे में हमने आपको बताया, थोड़ा अनुवाद के बारे में बताया। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं आपके वर्ब टू बी, यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। तो यूज़ ऑफ वर्ब टू बी, आपने टू बी का प्रयोग कई बार किया होगा, लेकिन यदि आज से एकदम कोई बोल दे टू बी बताओ तो आप बता नहीं पाते। तो वर्ब टू बी का प्रयोग, देखिए क्रिया टू बी का प्रयोग बी क्रिया के निम्नलिखित रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में जो हम इसका रूप करते हैं तो इसका होता है इज, एम या आर। पास्ट टेंस में जब बी क्रिया का रूप हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, वाज या वर। और फ्यूचर टेंस में हमें मिलता है विल बी, शैल बी। तो ये बी क्रिया के फॉर्म होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले कर्ता रखेंगे, कर्ता के बाद क्रिया और उसके बाद कर्म को रखते हैं। तो पहला रूल हमने लिखा है, पहला रूल है इसमें कि वर्तमान काल में प्रत्येक एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। प्रत्येक एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे वह एक अध्यापक है, तो वह एक अध्यापक है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में ही के एक वचन है इसलिए हम क्रिया का प्रयोग करेंगे इज। ए टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, वह एक अध्यापक है। रूल सेकंड, प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं,
तो यहाँ आपका सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ एम का प्रयोग किया गया। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। थर्ड नियम, वर्तमान काल में यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे खिलाड़ी हैं, तो सब्जेक्ट हमने लिखा, पहले कर्ता रखा, वे का हो गया दे। उसके बाद देखते हैं दे बहुवचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे आर, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है प्रेजेंट टेंस में ही, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम या आर कर्ता के अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर नॉट का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट टू। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, मोहन मूर्ख नहीं है, तो यह हमारा सब्जेक्ट है मोहन, एक वचन है, उसे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में इज लगा दिया। मोहन इज़ नॉट ए फूल, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई साथ हमने क्या बताया था लगाने के लिए? एम, तो एम लगा हुआ है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। वे अमीर नहीं है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वे है, तो वे बहुवचन है, तो उसके साथ हमने यूज़ किया आर, दे आर नॉट रिच। इसी तरह से इंटरेक्टिव सेंटेंस देखते हैं, तो इंटरेक्टिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनाने का रूल होता है, वो होता है सबसे पहले हम जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं वर्ब टू बी की, इज़, एम या आर का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। पहले इज, एम, आर को लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा करके फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, क्या राम एक खिलाड़ी है? क्या राम एक खिलाड़ी है? तो यहाँ क्या शब्द पहले आया है, तो जब क्या शब्द पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो हमने लिखा राम के अनुसार सहायक क्रिया लिख लिया इज राम अ प्लेयर। क्या तुम मूर्ख हो? अगला उदाहरण है क्या तुम मूर्ख हो, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका है यू के अनुसार सहायक क्रिया आर को पहले लिखा गया। क्यों? क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई, तो आर यू, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया अ फूल। तो रूल देखें नोट इसमें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। फिर से सुने, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के आरंभ में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। जैसे क्या मुकेश एक गायक है? यहाँ क्या शब्द पहले आया है तो हमने क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी, लिखा इज मुकेश। कर्ता के अनुसार हमने इज लगाया, एक वचन करता था अ सिंगर। इसी तरह से यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों इत्यादि वाक्य के बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह घर में क्यों है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्यों शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। फिर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर में से लगाया हमने, तो कर्ता ही एक वचन है तो इज लगा दिया। फिर ही, व्हाई इज ही इन द हाउस, वह घर में क्यों है।
एक और रूल है, यदि वाक्य आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक है, यदि वाक्य आपका इंटरॉगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो वाक्य में कर्ता के बाद नॉट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे क्या वे कमरे में नहीं है, क्या वे कमरे में नहीं है। तो यहाँ क्या शब्द पहले आया है, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता हमारा है वे, बहुवचन है, इसलिए हमने पहले लगाया आर दे, फिर नहीं के लिए हमने नॉट लगा दिया, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे रखा इन द रूम, आर दे नॉट इन द रूम। तो ये आपके नियम है वर्ब टू बी के, और वो भी प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस में हम किस प्रकार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं वो आपने इसमें सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस में टू बी का प्रयोग और फ्यूचर टेंस में टू बी का प्रयोग ये बताएंगे आपको। दैट्स ऑल।